तो अब हम न्यूटन के लॉज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फ़िज़िक्स की मशहूर मशहूर तरीन चीज़ों में से हैं ये, ठीक है। न्यूटन के लॉज, न्यूटन के कवानीन हरकत, न्यूटन के हरकत के कानून, ठीक है। न्यूटन के इसलिए नहीं कि न्यूटन ने बनाए थे, ठीक है। ये कुदरत के कानून है, कुदरत के कानून है ये, और ये कुदरत वाले ने बनाए, ठीक है। कुदरत के कानून कुदरत वाले ने बनाए। न्यूटन को ये एजाज़ हासिल है कि उसने इन कवानीन को दरियाफ्त किया। हालांकि ये कानून जब से कायनात बनी है ये हैं, ठीक है। और इंसान इन कानून को इंसान के मुशाहिदे में भी हैं। अब हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं हाँ ये तो सच है, ये तो ऐसा होता है वाकई, लेकिन किसी इंसान की तवज्जो नहीं गई इस तरफ, ठीक है। फ़िज़िक्स की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है ना, ये आंखें खोलती है इंसान की, ठीक है। हम जो इस कायनात को वैसे ही समझते हैं कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है, ये वैसे वाली बात ना जहालत है, ठीक है। ये वैसे ना जहालत है। फ़िज़िक्स में हम कहते हैं वैसे कुछ भी नहीं है। हर चीज़ के पीछे बड़ी हिकमतें हैं, बड़े राज हैं, बड़े असरार हैं, ठीक है। ये दैट्स द ब्यूटी ऑफ फ़िज़िक्स, कि फ़िज़िक्स हमें हमारी आँखें खोल देती है, ठीक है। हमें वो निगाह देती है जो निगाह एक जाहिल इंसान, एक अनपढ़ इंसान को कभी नहीं मिल सकती, ओके। या वो इंसान जो पढ़ा लिखा है लेकिन साइंस पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, उसकी तालीम कारोबार से रिलेटेड है या उसकी तालीम पैसे कमाने से जस्ट रिलेटेड है, तो ही कांट सी व्हाट ए फिजिसिस्ट सी। न्यूटन का पहला कानून क्या है? न्यूटन का पहला कानून ये है, हम स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, बाद में इसको समझेंगे। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। न्यूटन कहता है एक जिस्म जारी रखता है अपने सुकून की हालत को या हरकत की हालत को। एक जिस्म अपने सुकून की हालत को या हरकत की हालत को क्या करेगा? जारी रखेगा। कब तक? इन अ स्ट्रेट लाइन, एक, और वो भी अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन में। प्रोवाइडेड, उस वक्त तक, नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक कि कोई बैरूनी क़ुव्वत इसके ऊपर अमल ना करे, ठीक है। जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे, ठीक है, तब तक ये क्या करेगा? दो काम करेगा। इसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ज़ीरो रहेगी, ठीक है। देखिए, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कि अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो ज़ीरो रहेगी, नॉन ज़ीरो है तो नॉन ज़ीरो रहेगी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी। ये सारी बात इसी डेल्टा वी ज़ीरो में आ जाती है, ठीक है, कि स्टेट ऑफ रेस्ट भी इसमें आ जाता है और मोशन भी इसमें आ जाता है। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन दोनों, उसमें कोई भी तब्दीली ज़ीरो होगी। कब तक? ठीक है, ये कंडीशन है जब तक एफ नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स एफ नेट फोर्स क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चों के दूध के डब्बे होते हैं जिनमें खुश्क दूध होता है, ठीक है, ऊपर लिखा होता है कि नेट वेट इतने 100 ग्राम है। नेट वेट का मतलब ये होगा कि टोटल डब्बे में से जो बाहर जो टिन का डब्बा है, पार्सल है, उसका मास निकाल लें तो जो बचेगा ना, वो जो दूध का मास है वो नेट वेट होगा, ठीक है। तो नेट का मतलब होता है इलावा, क्या? इलावा, बचा हुआ, ठीक है। हर चीज़ निकाल के इसके अलावा जो बचेगा वो नेट होगा। तो फोर्स भी ऐसे ही होती है, ठीक है। मसलन अगर कोई बंदा गाड़ी को धक्का लगा रहा है, ठीक है, तो गाड़ी के ऊपर एक इंसान रेडी को धक्का लगा रहा है, ठीक है, फ्रूट की रेडी है, ठीक है। अगर वो 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 50 न्यूटन फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो फोर्स बचेगी वो कितनी होगी? वो 150 न्यूटन होगी। ये नेट फोर्स कहलाएगी, ठीक है। वो फोर्स अब काम क्या, कौन सी फोर्स दिखा रही है? ये नेट फोर्स काम दिखा रही है, ठीक है। अगर फोर्स हो और सारी की सारी कैंसिल हो रही है, फिर तो उससे कोई मोशन पैदा नहीं होता है। मोशन नेट फोर्स से पैदा होता है, जो इजाफी वाफिर फोर्स बचती है उससे पैदा होता है। तो अब आप देखिए, नेट फोर्स और डेल्टा वी, अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो डेल्टा वी भी क्या होगा? ज़ीरो। दैट इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ। अच्छा, क्या आपका अक्ल ये बात मानता है, क्या आपका दिमाग ये बात मानता है
कि एक चीज़ हमेशा हरकत करती रहेगी जब तक कोई बाहर से कुव्वत ना लगे। कोई चीज़ चल रही है वो हमेशा चलती रहेगी, कोई चीज़ रुकी है तो हमेशा रुकी रहेगी। अच्छा, ये बात तो हमें दिल आसानी से अक्ल मान लेता है, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस भी है कि अगर एक चीज़ पड़ी हुई है और कोई उसको फोर्स नहीं लगा रहा है तो क़यामत तक पड़ी रहेगी वहाँ पे, ठीक है। अगर कोई चीज़ हरकत कर रही है और जब तक बाहर की फोर्स ना लगे तो वो हमेशा हरकत करती रहेगी। क्या आपकी अक्ल इस बात को मानती है? यस सर। क्या बात है, मैं समझा। ये बात मैं आपको बताऊंगा, आप पहले से ही समझते हैं इस बात को, ठीक है। ये जो सूरज चांद सितारे हैं इनमें से तो कोई भी रुका हुआ नहीं है, नहीं। ये मूव कर रहे हैं, यस। ठीक है। ये इसीलिए इनमें कोई इंजन नहीं लगा हुआ यस कि इनको सर। चला रहा है, ठीक है। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो हमें इस बात की समझ देता है कि ये चीज़ें क्यों मूव कर रही हैं, यस। ठीक है। क्योंकि इनके ऊपर कोई बैरूनी कुव्वत जब तक अमल नहीं कर रही, चांद अपनी जगह गर्दिश करता रहेगा, सूरज अपनी जगह गर्दिश करता रहेगा, सूरज चांद सितारे अपने अपने रास्तों में मूव करते रहेंगे। ओके, तो ये बात समझ में हमें आ जाती है। अच्छा, इसको ना लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको लॉ ऑफ इनर्शिया? आपको पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक और नाम भी है लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का कानून। इनर्शिया क्या है? तब्दीली नहीं चाहता है, ठीक है। इनर्शिया की कामयाबी ये है कि वो तब्दीली ना आने दे, ये उसकी कामयाबी है। फोर्स की क्या कामयाबी है कि तब्दीली ले आए तो फोर्स कामयाब हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट लॉ में कौन कामयाब हो रहा है? जब तक फोर्स नहीं होगी कोई तब्दीली नहीं आएगी, इनर्शिया कामयाब हो रहा है। इनर्शिया की प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई जा रही है कि फर्स्ट लॉ में कि इनर्शिया किस तरह काम करता है, ठीक है। और कितना पावरफुल है इनर्शिया कि हर तरह की तब्दीली को रोक के रखता है जब तक कि बैरोनी फोर्स ना आए, इसलिए इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। ये वो लॉ है जो जहाँ पे इनर्शिया का राज है, ठीक है। ये तब्दीली नहीं आने देगा, इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। इस लॉ में आप कह सकते हैं कि तब्दीली के आगे सीसा पिलाई दीवार बन जाता है। उर्दू में मुहावरा है ना, सीसा पिलाई दीवार बन जाना, ठीक है। दुश्मन के आगे सीसा पिलाई दीवार बन गए। हाँ, ये इनर्शिया क्या क्या है? यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आएगी क़यामत तक जब तक कोई बैरूनी फोर्स ना आए, ठीक है। इनर्शिया वो पावरफुल एजेंट है कि आके उसने ऐलान कर दिया कि कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। क्यों? मैं हूँ ना, कहता है, मैं इनर्शिया हूँ ना इधर, यस, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब समझ में आया? यस। अब आप देखें तो अब हम इसका कोई फार्मूला और इक्वेशन तो नहीं है, मैंने इसको मैथमेटिकली इस तरह लिख दिया, ठीक है। इसका कोई फार्मूला और इक्वेशन नहीं है। अब आप देखें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये इनमें से सबसे अहम कानून है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, ओके। बहुत अहम कानून है, अहम कानून है। अब इनर्शिया तो खड़ा हुआ था, ठीक है, डंडा लेके, ठीक है, अपनी बात मनवा रहा था कि कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है, रोक सको तो रोक लो, नहीं, ठीक है। अब वो आ गया, फोर्स आ गया, ठीक है, ठीक है। ये फोर्स का नारा है, रोक सको तो रोक लो, ठीक है, तब्दीली आई है, ठीक है। फिजिक्स में फोर्स में ये है, ठीक है, कि फोर्स आ गई है, कहती है कि अब लॉ ऑफ इनर्शिया, किधर है इनर्शिया, मैं ज़रा देखूँ इसको, ठीक है, ठीक है, कि कैसे नहीं तब्दीली आएगी, मैं इधर हूँ ना, ठीक है। तो फोर्स जब आ जाती है तो क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताता है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बताता है? फोर्स आ जाती है, जब फोर्स आ जाएगी मुकाबला करने के लिए इनर्शिया का, तो क्या होगा? ये लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये दोनों के दरमियान, अब आप सोचें, दो कुदरत की, ये एक सीरियस बात है, बहुत ज़्यादा। इसमें हंसने का एक वो तो है, ठीक है, एक मुस्कुराहट ज़रूर आती है, ठीक है, मज़ा और एंटरटेनमेंट और इंटरेस्टिंग तो बहुत है, लेकिन ये सीरियस भी बहुत है कि इस कायनात की दो सबसे बड़ी ताकतों के दरमियान मुकाबला है न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर। हम जब बात करते हैं ना सितारों की, हम जब बात करते हैं ह्यूज मासेस की, ठीक है, उनके कोलिजन की बातें करते हैं, प्लैनेट्स के, ठीक है, बड़े बड़े उनके मून्स की, इवन गैलेक्सीज भी कोलाइड करती हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं जब कुदरत की दो इन बड़ी ताकतों की, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ उनका आपस में डील होता है, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे के साथ डील करती हैं,
उनकी डील न्यूटन सेकंड लॉ में बताई गई है। वो डील ज़रा पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब एक नेट फोर्स किसी जिस्म पर अमल करती है, ये आ गई नेट फोर्स, ठीक है, आ गई है जी। इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, ये एक्सेलरेशन पैदा कर देती है उस बॉडी में, तब्दीली ले आती है उसमें, ठीक है, ये पैदा कर देगी किसको, एक्सेलरेशन को। और आपको पता है एक्सेलरेशन क्या है, तब्दीली का नाम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फोर्स आ गई, अपना काम दिखा गई। अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, न्यूटन की असल बात तो आगे शुरू हो रही है। क्या इनर्शिया ऐसे ही गया गुजरा समझा है क्या आपने उसको, आगे देखें ज़रा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, कितनी तब्दीली आएगी, मैग्नीट्यूड यानी एक्सेलरेशन में कितनी तब्दीली आएगी, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। तब्दीली, ये जो तब्दीली आ रही है एक्सेलरेशन, ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब फोर्स ज़्यादा तो तब्दीली ज़्यादा, ठीक है, फोर्स ज़्यादा तो तब्दीली ज़्यादा आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स कम तो तब्दीली कम आएगी। एंड आगे देखें, टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एंड के बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और ये मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मास है ना, मास इनर्शिया, वो इस तब्दीली की दुम पकड़ के रखेगा, ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं होने देगा, ठीक है। ये नहीं कि फोर्स जो चाहे करे और उसकी मनमानी होगी उसी की चलेगी, नहीं, ठीक है, फोर्स ज़्यादा होगी तब्दीली थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी, फोर्स कम होगी तब्दीली कम आएगी, लेकिन इस मास के हिसाब से आएगी। अगर चीज़ का मास कम हुआ तो तब्दीली ज़्यादा आएगी फोर्स के ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन अगर मास ज़्यादा हुआ तो फोर्स ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेगी, हल्की फुल्की तब्दीली आने देगी, ज़्यादा बड़ी तब्दीली नहीं आने देगी, क्योंकि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अब हम इसको मैथमेटिकली भी इस सारी कहानी को लिख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स फ़िज़िक्स को इतना हमारे लिए अच्छा कर देता है कि लंबी बड़ी बड़ी कहानियों को ना वो एक दरिया को कूज़े में बंद कर देने वाला काम करता है, ठीक है। अब देखिए कितनी बड़ी बातें और कितने अल्फाज हैं इसमें, आप ज़रा इस डब्बे में देखें तो सही। ये यही न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में ना, और तो कोई बात नहीं की जा रही ना, सिर्फ यही बात की जा रही है कि एक ऑब्जेक्ट है, जब उस पर फोर्स लगेगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है, जो इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं यूँ लगा देता हूँ, और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, यही बात की जा रही है। इतनी सारे अल्फाज खर्च हुए हैं। अब आप देखें रियाजी क्या करता है। रियाजी, इसमें दो बातें की गई हैं। एक ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिखेंगे ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ए है एक्सेलरेशन, इस साइन को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पहली बात है, ठीक है। ये क्या है, पहली बात, जी हाँ, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या की गई है, इसको मिटा लें फिर करते हैं दूसरी बात। दूसरी बात क्या की गई है कि ये जो एक्सेलरेशन है सिर्फ फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि एक इनर्शिया भी है जो इसका मुखालिफ है, ठीक है, और उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम अपॉन में, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये रोकने वाला है, मुखालिफ है, डिवाइड करेगा उसको, कम कर देगा, ठीक है। ओके, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ये पहली स्टेटमेंट है और ये दूसरी स्टेटमेंट है। अब ये सारे का सारा लॉ ना इन दो बातों में आ गया, ठीक है। यस, अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ए एक दफ़ा आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, एफ ऊपर था आप ऊपर लिख देंगे, एम नीचे था आप नीचे लिख देंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ना, ठीक है, ये हटेगा, यहाँ से हम थोड़ा अपनी मर्ज़ी चलाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम ज़रा अपनी मर्ज़ी चलाएंगे। हमें भी पता है कि फिज़िक्स क्या होती है अल्लाह के करम से, ठीक है। देखें अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ना, ये हटेगी, ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। अब मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमेशा ये
बात आपके सामने आएगी, आप ये एक दफ़ा समझ लें, ठीक है, एक दफ़ा समझ लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नहीं समझेंगे हमेशा ये बात तंग करेगी। देखें, वो आपने एक पाकिस्तानी साइंसदान की बात सुनी है जिसने कहा था कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी होता है, कम बारिश होती है तो कम पानी होता है। हाँ, तो ज़रा उसको हम यहाँ पे इस बात का ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ बारिश के, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो बात है, ठीक है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी होता है, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। अब हम आपको ये नहीं बता सकते ये कौन से अजीम साइंसदान ने ये बात की है, लेकिन ये जो बात है ना, ये आधी बात है, ठीक है, ये लॉजिकली इनकम्प्लीट बात है, सही है। ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी होता है, ये लॉजिकली इनकम्प्लीट है, फिज़िक्स के लिहाज से इनकम्प्लीट है, ठीक है, थ्योरी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे है? देखें कि जब भी ऐसी बात होती है ना, ठीक है, तो उसमें क्वांटिटी वो होती है जिसका हमें पता हो कि कितना या कि हाउ मच, ठीक है, हाउ मच। ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी होता है, ज़्यादा कितना? फिज़िक्स क्वांटिटीज़ की बात करती है। किसकी बात करती है? क्वांटिटी। जी, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे दूध दो, भाई कितना दूँ? ज़्यादा दो। हाँ, बोलेगा कितना, आप बोलें भाई ज़्यादा मांग रहा हूँ ना, ज़्यादा दो, तो क्या वो गुस्सा नहीं आएगा सामने वाले को? आएगा। आएगा ना। वो बोलेगा भाई ज़्यादा की भी तो कोई हद होगी ना, कितना ज़्यादा, एक अपर लिमिट बताओ, ठीक है। तो इसलिए पूरी कौम परेशान हो गई, उनको समझ नहीं आया ये कानून आज तक कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी होता है, ये समझ नहीं आ सका लोगों को, ठीक है। तो ज़्यादा की भी तो एक हद होती है ना। फिज़िक्स में बात तब कंप्लीट होती है जब आप किसी चीज़ की अपर लिमिट भी बताएं, लोअर लिमिट भी बताएं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट लगाना पड़ता है। प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, इक्वल का साइन आता है और यहाँ पे आता है कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट हमें ये बताएगा भाई 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कितने गुना, ठीक है। ज़्यादा बारिश होगी तो कितने गुना ज़्यादा पानी आएगा बारिश के मुकाबले में, ठीक है। क्या 1 मिनट की बारिश में शहर डूब जाएगा? नहीं। ठीक, एक लिमिट होती है ना, तो वो कांस्टेंट जो है ना वो इस लिमिट को बताता है, ठीक है, ठीक है, कि कितना ज़्यादा होगा। अब आप बताएं, खुद आप फैसला करें, अब ये बात पूरी होगी कि नहीं पूरी होगी, ठीक है, कि कितना ज़्यादा या कितना कम, के बताएगा। सम टाइम बारिश बहुत ज़्यादा देर तक होगी, ठीक है, लेकिन पानी कम होगा। बारिश तो बहुत देर तक हुई, पानी कम है, के की वैल्यू कम होगी क्योंकि उसकी बूंदें कम होंगी और छोटी होंगी, तो फिर वाटर कम होगा, इसका मतलब के की वैल्यू कम है। अगर बूंदें बड़ी हुई और तादाद में भी ज़्यादा हुई तो बारिश अगर कम भी हुई तो भी पानी ज़्यादा होगा, ठीक है। जब दो क्वांटिटीज़ बराबर बराबर बढ़ती हैं, ठीक है, अगर इस क्वांटिटी का 1 यूनिट बढ़ा है, इसका भी 1 यूनिट बढ़ेगा, इसके 2 यूनिट बढ़े, इसके भी 2 यूनिट बढ़ेंगे, तो फिर उस वक्त के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 1 का मतलब बराबर तब्दीली आ रही है, ठीक है। और इस केस में ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है, इस केस में अगर आप देखें तो के की वैल्यू 1 होगी। क्या होगी बेटा? 1। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, इक्वल का साइन आएगा और यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट आएगा, ठीक है, F/m का, और यहाँ पे कांस्टेंट होगा 1। क्या होगा बेटा? 1 F/m हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप ये है, अब 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m के, ठीक है। अब ये m डिवाइड में है, उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा ma और F बराबर हो जाएगा ma के। ये न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला है, F = ma। ये न्यूटन सेकंड लॉ कहलाता है। और ये छोटी सी बात है, आप देखें इसमें कितनी चीज़ें यूज़ की हैं हमने। 1 इक्वल का साइन, 2 3 4, सिर्फ 4 अलामात इस्तेमाल किए हैं हमने, 4 अलामात इस्तेमाल किए हैं, और ये सारी कहानी जो इतनी बड़ी इतने बॉक्स में सारी बताई गई है, वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई है। ओके, अब आप खुद बताएं कि मैथमेटिक्स कमाल की शय है कि नहीं है? है। ठीक है। अब न्यूटन सेकंड लॉ से ना एक और भी
चीज़ हमारे सामने वाज़ेह हो जाती है कि फ़ोर्स है क्या। फ़ोर्स मास और एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन है। जैसे मोमेंटम मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन था, ये मास और एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ओके। तो फोर्स हमेशा मास गुना एक्सेलरेशन है, ठीक है। यस। तो मास गुना एक्सेलरेशन, मास टाइम्स एक्सेलरेशन अंग्रेज़ी में कहते हैं, ठीक है। तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने बड़े यूनिट को एक निक नेम दे देते हैं, वो निक नेम है न्यूटन, ठीक है। यस। तो फोर्स का यूनिट कहलाता है न्यूटन। SI unit of force is called 1 Newton, is called SI unit of force is Newton. न्यूटन क्या है, कितनी फोर्स 1 न्यूटन होती है। अगर 1 किलो की चीज़, अगर m भी 1 किलो हो, m क्या हो 1 किलो, एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो पीछे फोर्स जो लग रही होगी वो 1 न्यूटन की होगी, ओके। ठीक है। 1 न्यूटन को एक मिसाल से समझते हैं। अगर आप स्पेस में चले जाएं यस सर। जहाँ ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, और आपके पास एक रबर बैंड है, ठीक है, बहुत लंबा सा रबर बैंड है, ठीक है, और उसमें जो फोर्स है ना, उसको खिंचाव की जो ताकत है, रबर बैंड को जब आप खींच रहे हैं, उसकी जो खिंचाव की ताकत है 1 न्यूटन है, जिसको हम टेंशन भी कहते हैं फिज़िक्स में, ठीक है। 1 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, रबर बैंड में। अगर आप इस रबर बैंड को 1 किलो की गेंद से बांध दें, अब गेंद हवा में तैर रही है, ठीक है, तो गेंद आपके पास 1 kg की गेंद, ठीक है, 1 न्यूटन के खिंचाव के साथ आपके पास जब आएगी तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 1 न्यूटन की फोर्स है, जो 1 किलो की गेंद को स्पेस में, उस पर और कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसको और कोई रोकने वाली चीज़ ना हो, जस्ट उसका मास है 1 किलो, ठीक है। तो जब 1 न्यूटन की फोर्स से खींचा जाएगा तो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपकी तरफ भागेगी। दैट इज़ 1 न्यूटन फोर्स। ओके, समझ में आ गया आपको? यस। ये 1 न्यूटन है। न्यूटन सेकंड लॉ कंप्लीट। अब आखिरी है न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है।